हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर अपने चैनल पे आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो वन रूम किचन हो, 1 BHK हो, 2 BHK, 3 BHK, बंगलो, चॉल, शॉप, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोग उसे रेंट पे अफोर्ड कर सको या फिर आप उसको खरीद सको। और उसके लेने के क्या क्या तरीके हैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो कृपा करके मेरे चैनल पे को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आया करेंगे तो उसकी जानकारी आपको लग जाया करेगी, तो आप उसे देख सकेंगे। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छा लगते हैं तो कृपा करके लाइक का बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि जैसे कि कोई भी वीडियो आपके काम आ रहा है तो उनको भी काम आ जाए। ठीक। अच्छा, देखते काफ़ी लोग हैं तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है। तो आज जो वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुंबई शहर में अगर आप कोई भी फ्लैट लेते हैं, वन रूम हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, कुछ भी हो, अगर आप ले रहे हैं रेंट पे, खरीदने के लिए नहीं, रेंट पे, अगर आप कोई भी घर रेंट पे लेते हैं, मुंबई में चॉल भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है और आपको उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है शायद लंबा हो जाए लेकिन काम का वीडियो है। जो नए लोग हैं जो मुंबई में शिफ्ट होना चाहते हैं या जो अभी लेना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ मुंबई में किस तरीके से फ्लैट लिया जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया या कोई चॉल भी ली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ का प्रोसेस है वो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ब्रोकर्स के पास आते हैं तो ब्रोकर के पास जाकर के आप देख सकते हैं, ब्रोकर आपको घर दिखाएंगे, फ्लैट दिखाएंगे, चॉल दिखाएंगे, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो दिखाने के बाद क्या होता है कि आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। मान लीजिए एक छोटा सा फ्लैट ले लिया आपने, कुछ 25 से 30 हज़ार रुपये का ले लिया 1 BHK। अब उसमें लेते हो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हद तक होती हैं, जो आपको जब मान लीजिए 25 हज़ार का फ्लैट लिया आपने तो हो सकता है 60 हज़ार डिपॉजिट या 70 हज़ार डिपॉजिट भी आपको देना पड़े, हो सकता है 50 हज़ार डिपॉजिट में भी काम बन जाए। ये डिपेंड करता है ओनर के ऊपर और ब्रोकर कितना टैलेंटेड है, वो किसका सपोर्ट कर रहा है, ओनर का कर रहा है कि आपका कर रहा है। ठीक है। अगर आपका कर रहा है तो हो सकता है 70 की जगह वो 60 हज़ार ही आपका डिपॉजिट दे। राइट। तो डिपॉजिट देना पड़ता है प्लस एडवांस रेंट देना पड़ता है। 95% ये चीज़ें होती ही हैं, आपको एडवांस रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है। बहुत कम ओनर होते हैं जो एडवांस रेंट बिना एडवांस रेंट लिए भी दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे मंथ कंप्लीट होगा आप रेंट दे दीजिए, लेकिन मैक्सिमम एडवांस रेंट देना पड़ता है यहाँ पे। उसका रीज़न आपको लास्ट में जो है ना वो फ़ायदा हो जाता है आपको वो देने का। क्या होता है कि जैसे आपने डिपॉजिट दिया, एडवांस रेंट दिया 25 हज़ार रुपया, 50 हज़ार आपने डिपॉजिट दिया, ज़्यादा भी हो सकता है। और प्लस क्या होता है कि यहाँ पे मुंबई में, और जगह का भी मैं बताऊंगा, दिल्ली में भी होता है और मुंबई में मैक्सिमम होता है काफ़ी जगह पे। तो यहाँ पे बहुत ब्रोकर्स जो हैं, एजेंट जो हैं, वो जब आपको घर दिलाते हैं तो उनकी एक ब्रोकेज होती है। एक ब्रोकेज मीन्स 1 महीने का किराया। मान लीजिए आपने 20 हज़ार में, 25 हज़ार में घर दिया है, तो जितने में आपने महीने का किराया लिया उतना ही 1 महीने की ब्रोकेज मीन्स 25 हज़ार रुपये उनको ब्रोकेज देना पड़ेगा। वो आपके ऊपर टैलेंट है, आपका टैलेंट है कि आप उसको 25 में कितना पटा लेते हैं कि भाई हम 25 नहीं दे सकते हैं, हम 15 दे सकते हैं या हम 20 दे सकते हैं। ठीक है। काफ़ी जगह पे यहाँ पे 1.5 ब्रोकेज भी चलती है। काफ़ी जो न्यू कमर्स आते हैं उनको पता नहीं होता, उनसे ब्रोकर जो है 2-2 महीने की ब्रोकेज भी ले लेते हैं। 11 महीने के लिए आपको जो होता है ना, हर महीने नहीं देनी, 11 महीने के लिए वो आपसे 25 हज़ार रुपये ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने 25 हज़ार का घर दिया, 20 हज़ार का लिया तो 20 हज़ार, 10 हज़ार का लिया तो 10 हज़ार, 50 हज़ार का लिया तो 50 हज़ार, 1 महीने की ब्रोकेज उनको जाती है। ठीक है। चाहे उसमें 1 ब्रोकर हो, चाहे उसमें 3 ब्रोकर हो या 4 ब्रोकर हो, वो आपका लुकआउट नहीं है, वो उनके ऊपर है। ठीक है। अगर एक होता है तो उसका बेनिफिट हो सकता है, तब आप बोल सकते हैं कि भाई ब्रोकेज कम कर दो तो सामने वाला कर देता है। इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको अपनी ब्रोकेज कैसे बचानी है वो इसका भी एक अलग है, तो बनाऊंगा मैं, आप देखिएगा उसको, नेक्स्ट होगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको पसंद आ गया, आपने क्या करना है, देखिए कभी भी ना यहाँ पे काफ़ी लोग, 1-2 चीज़ें बड़ी फ्रॉड हो रही हैं अभी। आप मान लीजिए बाहर सिटी में, किसी दूसरी सिटी में, वहाँ से आप देखते हैं, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ठीक है, सब लोग चेक करते हैं
एजेंट का नंबर देखते हैं या गूगल से उस एरिया का, मुंबई का, मान लीजिए अंधेरी के किसी एजेंट से बात कर लेते हैं, एजेंट को वहाँ से बाहर से कॉल करते हैं, मान लीजिए दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कहीं से भी, राजस्थान हो गया, आपने कॉल किया बंदे को, आपने बोला सर मुझे ना यहाँ पे घर चाहिए, मेरी फैमिली है या मैं अकेला रहने के लिए आ रहा हूँ, या 2 भाई हैं हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें यहाँ रहना है, सेटल होना है, या फिर हम 2 साल के लिए आ रहे हैं, हमें घर चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कोई घर बता दीजिए सस्ता सा। तो उस सूरत में क्या होता है, जो एजेंट होता है, फ्रॉड यहाँ नहीं होता है इतना, मैं बता रहा हूँ, फ्रॉड मैक्सिमम नहीं होता है, लेकिन फिर आप अपनी अलर्टनेस, अपनी थोड़ी सी, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए। क्या कर रहे हैं, सामने से जो बंदा कहता है ना, ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, आपको ना मैं वीडियोस भेजता हूँ, आप घर के वीडियोस देखिए और ये पसंद आएगा तो आप मुझे बताइए, वो वीडियो आपको व्हाट्सअप करेगा, आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप बोलोगे हाँ भाई ये वीडियो तो मेरे को पसंद आ गया, अच्छा है, ये घर तो अच्छा है, तो आप उससे पूछते हैं भैया ये वाला घर हमें पसंद है, इसका क्या रेंट है, मान लीजिए उसने बोला हाँ 30,000 रुपये है इसका, ठीक है, तो आप बोलेगा ठीक है हम लोग ना 15 दिन में आएंगे तो इसको डन करेंगे। तो अगला बंदा जो ब्रोकर होगा वो बोलेगा एक काम कीजिए, 15 दिन तक तो कोई रुकेगा नहीं, आप एक काम कीजिए, मुझे ना आप 10,000 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं ये फ्लैट रोक के रख सकूँ। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, याद रखना, किसी पे फेथ मत करो, कोई भी हो किसी पे फेथ मत करो कि भैया आप 10,000 भेज दो या 5,000 भेज दो तो मैं तब तक ये होल्ड पे रखवा दूंगा ये फ्लैट, आप आओगे तो तब उसके बाद हम सारे अपना जो भी पैसों का लेन देन है और जो पेपर वर्क है वो कर देंगे। तो ये गलती कभी नहीं करना। बहुत लोगों ने मेरे को बताया भी है कि काफ़ी एजेंट ऐसे पैसे मांगते हैं, या जो फ्रॉड लोग होते हैं वो पैसे मांग लेते हैं, जैसे होटल्स में हो जाता था पहले, अभी भी होता है कि होटल बुक कर लेते हैं, वहाँ से आप बुक तो कर लेते हो, आप पैसे भेज देते हो, आप डायरेक्ट होटल के करते हो, तो वहाँ जाते हैं तो पता चलता है अरे आपका तो रूम ही बुक नहीं है, आपने किसको पैसे दिए थे, क्या है आपके पास, वो सारा झंझट होता है। तो वैसे ही इसमें भी प्लीज़ आप बाहर से अगर आने वाले हैं तो पैसे किसी को मत कीजिए, आप यहाँ आइए, आने के बाद ब्रोकरों से मिलो, एक ब्रोकर से भी मत मिलो, एटलीस्ट जो एरिया में चाहिए पहले वो एरिया में जाइए, वहाँ पे ऑफिस में जाइए, वो ब्रोकरों से मिलो, एक ब्रोकर से नहीं एटलीस्ट 4-5 ब्रोकर से मिलो, और उसके बाद आप घर देखो, सिलेक्ट करो। उसके बाद जिस दिन मान लीजिए आपको अगर सामने घर मिलता है आपको 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, और वो बोलेंगे आप ये पेमेंट कर दो, ब्रोकर क्या होता है कि बोलता है हाँ कर दो अपना पेमेंट कर दो, तो कभी भी पूरी पेमेंट नहीं करनी है। अगर मान लीजिए 25,000 30,000 का घर लिया, वहाँ पे 5,000 रुपये टोकन के लिए ले लो और रिसिप्ट जरूर दे लो। और आजकल तो देखो मोबाइल हर किसी के पास होता है, कैमरा होता है, आप ये जब टोकन दे रहे हो अपना ब्रोकर को या ओनर को किसी को भी दे रहे हो, तो आप एक छोटा वीडियो बना लो चुपचाप से, आपकी सेफ्टी के लिए, है ना, एक सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो एक इससे रिसिप्ट ले लो कि 5,000 का भैया ये इसने टोकन किया, और जिस दिन आपको मान लीजिए कल घर मिलने वाला है, या जिस दिन आप पूरी पेमेंट तब करो आप जब आपके हाथ में चाबी मिलने वाली है। मान लीजिए अभी आप आए हो कि भाई हाँ ये आपको पेमेंट दे दी है और ये आपको घर की चाबी मिल गई, ऐसे टाइम पे आप सुबह आ गए, दोपहर में आए, आप शिफ्ट कभी भी होते रहो, लेकिन क्या करो कि आपने चाबी अपना पेपर वर्क, मतलब क्या है देखो पेपर वर्क में भी, और मैं थोड़ा मेन रीज़न मेरा यही था जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ना यहाँ पे 2 टाइप के अपना जो एग्रीमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो आप वो जो सस्ते वाला एग्रीमेंट होता है ना उस पर मत जाना, वो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, कल को आपका पैसा डिपॉजिट फंस सकता है। तो आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, आप उसको बोलिए कि भैया मुझे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना है, जो ऑनलाइन भी होता है या फिर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर भी वहाँ पे भी करा सकते हो। वो एक्सपेंसिव होता है, डिपेंड करता है एरिया कितना है, कितना आपका रेंट है, कितना आपका डिपॉजिट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे करना पड़ता है। कि मान लीजिए अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं 4,000 का, तो 4,000 आपको नहीं देने, वो 4,000 में से 2,000 रुपये जो है वो ओनर देगा, बाकी के 2,000 आप दोगे। गलती से ये याद रखना, गलती से भी आप एक्स्ट्रा मनी मत दे देना। 5,000 का है तो 2.5 आप दोगे, 2.5 वो देगा, हाफ का रहता है, ठीक है। तो आप ये कीजिए, ठीक है। तो जिस दिन आपको घर फ्लैट मिल रहा है उसी दिन आप उसको बोलिए कि मुझे पेपर वर्क एग्रीमेंट बनाना है, और सिंपल नहीं बनाना है, 250, 300, 400 रुपये वाला एग्रीमेंट नहीं बनाना है, वो आपको तकलीफ है। ओनर तो चाहता है कि भाई उसका 400 रुपये में काम बन जाए, लेकिन नहीं, आपने ये गलती करना। बेशक कोई बात नहीं, 1,000-1,500 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा, चलेगा, लेकिन प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाएं ताकि कल को आपको दिक्कत ना हो, आपको पास अच्छा प्रूफ हो कि भैया हमने ये रजिस्टर्ड कराया था गवर्नमेंट के थ्रू, और उसकी फीस भी पे किया और ये सारी चीज़ें। हालांकि यहाँ पे कुछ फ्रॉड होता नहीं है, 99% यहाँ फ्रॉड नहीं होता है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, अंधेरी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो फिर लक के ऊपर बात है कैसे लोग टकराते हैं आपको, ठीक। तो अच्छा, तो वहाँ पे ये उसमें क्या होता है कि आपका जो ले रहा होता है उसका आधार कार्ड
लगता है उसमें, पैन कार्ड लगता है, आपका फ़ोटो लगता है उसमें, और आपके जो नंबर्स होते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स का हो गया या जो आपके रिलेटिव हैं उनके एक दो लोगों के नंबर भी लगते हैं। क्यों लगते हैं ये सारी, और ये सारी चीज़ें अपना ओनर की भी लगती हैं, और ये सारी चीज़ें जो ब्रोकर है बीच में उसकी भी लगती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों आदमियों की जो चीज़ें हैं, ये जाती हैं पुलिस स्टेशन में। एनओसी बनती है अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं, एनओसी बनती है। एनओसी के लिए ब्रोकर लेके जाता है सारी डिटेल्स, और वहाँ से वो सारा एनओसी में वो स्टैम्प और साइन करवा के लेके आता है। फिर उसके बाद फिर वो ऑनलाइन जो है, या फिर आप वहाँ जाके आप बना रहे हैं एग्रीमेंट, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। ये कंफर्म हो जाती है कि हाँ वो आपकी डिटेल्स भी डल जाती है, ओनर की भी डल जाती है, ब्रोकर की भी डल जाती है। तो ये सेफ साइड है। और प्लीज़ कोशिश कीजिए बीच में ब्रोकर ज़रूर रखो। उसका रीज़न ये है, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ब्रोकर नहीं होगा तो ठीक है। बच रहे हैं पैसे, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके थ्रू आपको घर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ब्रोकेज बच जाती है। लेकिन ब्रोकर रखने का बेनिफिट क्या होता है ओनर के लिए भी और आपके लिए भी जो रेंट पे रहने के लिए, कि भाई आप जैसे घर ले रहे हैं, कल को अगर 19-20 हो जाता है, आपका डिपॉजिट फंस जाता है, या मान लीजिए कि वो ओनर कह रहा है कि नहीं भाई जब तक पार्टी नहीं आएगी दूसरे घर पे रहिएगा तब तक मैं आपको डिपॉजिट नहीं दूंगा। 11 महीने के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है। 11 महीने के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर से एग्रीमेंट बनता है। और अगर शुरू में भी आप चाहें तो 2 साल का भी बन सकता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 11 महीने के ही बनते हैं। अगर 11 महीने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से बना सकते हैं। और उसमें जो ब्रोकेज है वो हाफ देनी पड़ती है, आधी देनी पड़ती है, जितना मुझे पता है, ठीक है, आधी देनी पड़ती है। काफ़ी ब्रोकर जो ये कहते हैं कि नहीं भाई हमें पूरी चाहिए, तो पूरी ब्रोकेज नहीं होती है, आधी ब्रोकेज देनी पड़ती है। बाकी आपका टैलेंट है भैया, आप ओनर को अगर अच्छे से आप मंथली अगर पेमेंट उनको रेंट टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई इस बार ब्रोकर की ज़रूरत नहीं, हम लोग आपस में कर सकते हो, तो समझ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वहाँ फिर आप खुद कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ब्रोकर को रखो, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो जाए ओनर से आपको। और देखो एक चीज़ है, अगर मान लीजिए आप 5-6 महीने रह रहे हैं, आपको जगह पसंद नहीं आ रही है, आप सोच रहे हैं यार मुझे खाली करना है, तो 1 महीने का टाइम देना पड़ता है। समझ रहे हैं आप, 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम नेक्स्ट मंथ में हम घर खाली कर रहे हैं, अगली 1 तारीख को हम खाली कर रहे हैं, अगली 15 को हम खाली कर रहे हैं। और अगर ओनर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपसे, तो वो ओनर आपको बोलेगा भाई 1 महीने बाद आप घर खाली करो। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको 1 महीना मिल जाता है घर दोबारा से ढूंढने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए, रेंट पे लेने के लिए। यहाँ ओनर को भी 1 महीना मिल जाता है, तो वो अपनी पार्टी दिखाने के लिए लगा देता है, घर दिखाने के लिए लगा देता है। तो यहाँ दोनों की तरफ होता है, इसलिए ब्रोकर का रखना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रोकर दोनों साइड सपोर्ट करता है, आपके सारे काम पेपर वगैरह इसमें सब हेल्प करता है, आपको घर दिखाता है, सारी चीज़ें करती हैं, वो करवाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से रखना चाहिए। हालांकि मैं एजेंट नहीं हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ, सिर्फ मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं चाहता हूँ सबको पता चले, ठीक। तो कोशिश कीजिए कि ब्रोकर रखने का, ठीक है। तो आप 11 महीने बाद जब घर खाली करेंगे तो वो आपको डिपॉजिट मिल जाता है। अच्छा, एडवांस रेंट की बात जो मैंने की थी, अगर आप शुरू में आपको एडवांस रेंट देना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि 11वां महीना जब होगा ना, 11वां महीना जब आपको होगा, तो उस दौरान आपको वो महीने में आपको रेंट नहीं देना है, क्योंकि आपने तो एडवांस दिया हुआ है ना। तो एडवांस दिया तो 11वें महीने में रेंट ही नहीं देना। जब आप खाली करके जाओगे आपको कुछ देना ही नहीं है, आप उल्टा आपको आपका डिपॉजिट मिल जाएगा। तो डिपॉजिट में भी क्या हो जाता है कि वो कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा रोक के रख लेता है आदमी, और घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तोड़ फोड़ कर दी, कुछ कर दी, तो वो भाई आपने अगर किया है घर में, जैसे ये पेंटिंग वगैरह लगाई, इसके लिए आपने कीले ठोकी हैं, और आप जब जा रहे हैं तो ये कीले वीले सब आपको कवर करके जानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कुछ ओनर बोलते हैं चलो ठीक है छोड़ दो, काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं भाई एज इट इज़ जैसा दिया था मुझे एज इट इज़ ही चाहिए मुझे। समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या क्या एग्रीमेंट, वो सस्ते वाला नहीं कराना, रजिस्टर्ड कराना, ठीक है। और बैचलर्स को भी दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, एक छोटा वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। अभी ये रेंट के लिए मैंने बताया था, लोन पे कैसे ले सकते हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर घर खरीदना है तो उस वक्त क्या करना चाहिए वो तब भी बताऊंगा। हैवी डिपॉजिट पे लेना है तो उस वक्त क्या करना चाहिए तब मैं बताऊंगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में बना के डालता रहूँगा, ये आपके काम के हैं। और भाई किसी को पसंद नहीं आएगा तो प्लीज़ मत देखिए। बाकी तो अच्छे बुरे लोग हैं, सब अच्छे कमेंट भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, तू तड़ाक करके बात करते हैं। अरे भाई, अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ किसी का, तो आप उससे फ़ोन पे या मैसेज पे या इस चैनल पे आप कमेंट करते हैं, एटलीस्ट सोच समझ के तो करो यार। कोई किसी का आपका कोई नौकर नहीं है,
ये मैंने सिर्फ वीडियोस बनाए आप लोगों की हेल्प हो, आपके पैसे ना फंसे, क्योंकि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, कोई फ्रॉड करके ले लेगा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही बीच बीच में मैं ये थोड़ा सा काम की बातें भी मैं बताता रहूँगा कि आपके पैसे फंसे नहीं कहीं, आपके पैसे कोई खा नहीं जाए, आपके पैसे कोई आपको परेशान ना करे, इसलिए ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो है मैंने फ्लैट का कोई फ्लैट नहीं दिखा रहा हूँ, बेसिकली मैंने सिर्फ ये 1 BHK के लिए, ये सॉरी फ्लैट के लिए यहाँ पे जो घर लेते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। एक छोटा सा वीडियो है 10-12 मिनट का, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो बैठा हुआ था, सोच रहा था चलो एक जानकारी के तौर पे सबको एक दे देता हूँ नॉलेज, ताकि वो फंसे नहीं। ये जो मैंने जानकारी दी है ये हर जगह मतलब हर सिटी में आपके काम की है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत जल्दी ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा और फ्लैट के भी आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मैं जुड़ूंगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ बहुत जल्दी, थैंक यू।